वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और चलिए अब आपके सवालों के साथ शुरुआत करते हैं। आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे और अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो झटपट व्हाट्सएप नंबर अपने स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहा है उसे आप नोट डाउन कर लें। और साथ ही आपको बता दें कि यूट्यूब पर भी हम लाइव होते हैं, जहां पर अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं, अपने सवाल जो हैं हमसे पूछ सकते हैं। करना बस आपको इतना है, डिटेल में अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमको करके दे देनी है, मतलब जानकारी दे देनी है, ताकि हमारे एक्सपर्ट जो हैं आपकी सहायता कर सकें। एक्सपर्ट के तौर पे मेरे साथ जुड़ गए हैं शरद टंडन। शरद, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। Hey Kavita, good evening. Thank you for having me on this festivities occasion. नवरात्र चल रहा है जी तो अच्छा है, जी सबका पैसा बने। जी, आपको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और शरद, झटपट पवन कुमार साहब का सवाल लेते हैं। 40 साल की उम्र है, पिछले 6 महीने से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है, 15 साल में 1 CR इकट्ठा करना है। कुछ फंड्स की डिटेल्स इन्होंने दी हैं, आपके पास भी होंगी। बहुत सारे फंड्स हैं इसलिए मैं नाम नहीं ले पाऊंगी, मेरा समय निकल जाएगा, बाकी सवाल भी लेने हैं। लेकिन सीधा आपके जवाब पर आना चाहती हूँ। पवन कुमार जी को आप क्या रेकमेंड करेंगे अब? तो पवन जी, दो चीजें जो आपने अच्छी की हैं, आपने शुरुआत की, ये तो अच्छी बात है। आप लेकिन जितना आप पैसा जोड़ना चाहते हैं 15 साल में 1 करोड़ रुपए, ये 7,000 की एसआईपी से तो हो नहीं पाएगा। आपकी स्कीम्स अच्छी हैं, खाली एक ओवरलैप जो आप अवॉइड कर सकते हैं। एक आप प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स चला रहे हैं और एक आप चला रहे हैं लार्ज कैप फंड। तो उनमें से दो में से एक रख ली। मेरा प्रेफरेंस है आप लार्ज कैप फंड जो निप्पॉन चला रहे हैं उसमें करें। और ये निफ्टी वाला जो पैसा है आप शायद उसको थोड़ा एग्रेसिव फंड में डालें, विच माइट हेल्प यू टू कंपाउंड वेल। करंट स्टेज में आप करीब 60 से 70 लाख रुपए पहुंच पाएंगे। और आपका अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए 4-5 तरीके हैं। या तो आप स्टेप अप कर लें 15 से 18% के बीच में हर साल, या फिर आप एक काम जो आसानी से हो सकता है 15 साल के बजाय 16 साल में अपना गोल पुश कर दें, तो प्रॉब्ली इट विल हेल्प यू रीच दैट फास्टर। या फिर आप अपना एसआईपी अभी 7,000 जो कर रहे हैं उसको बढ़ा के क्या आप 10 से 12 हजार कर सकते हैं। या कुछ नहीं तो इन सबका कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। मेरा एडवाइस है आपके आसपास जो भी एक एडवाइजर हो उनकी हेल्प लें। ये 4-5 रास्ते हैं जिसका मिक्स एंड मैच करके आपको जो उचित लगे उसके हिसाब से आप इस पे आगे प्रोग्रेस करें। और ईश्वर ने चाहा तो आप करोड़ से ज्यादा ही बना लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा आप कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन भी लेकर आएं। और चलिए इसी के साथ शरद, हम दूसरे दर्शक की ओर भी बढ़ते हैं और संजय का सवाल हम लेंगे। इनके पास आईसीआईसीआई प्रो का लार्ज एंड मिड कैप है और फोकस्ड इक्विटी है। 5-5 हज़ार रुपये ये सभी फंड्स में कर रहे हैं। इन्वेस्को का मिड कैप भी है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप भी है। और ये अपना पीएफ में भी 21,000 रुपये इनका जा रहा है। 43 ईयर्स ओल्ड और 1 CR का इनका भी टारगेट है। रिटायरमेंट का इनका टारगेट है 1 CR का। 15 साल में ये कह रहे हैं कि इनको इकट्ठा करने हैं। 10% स्टेप अप भी करेंगे। फंड्स मोटा मोटा ठीक लग रहे हैं आपको? शायद निवेश की राशि बढ़ानी पड़ जाए। प्राइमा फेसी इनके 4 फंड्स जो हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड्स, ये चारों अच्छे फंड्स हैं। लेकिन एक ही चीज इसमें आप देखें कि ये क्या कर रहे हैं खुद। तो एक तो आप लार्ज और मिड चला रहे हैं, एक मिड कैप चला रहे हैं। फोकस इक्विटी जो प्रूडेंशियल का इज अ सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सी कैप ओनली। उसमें डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन इट चेंजेस फ्रॉम स्मॉल टू हैविंग अ लार्ज कैप बायस। करेंटली वो लार्ज कैप बायस है, करीब 30-35 उसमें होंगे। अगर ये इसमें चलाएंगे, एसआईपी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा इनको। मैंने 21 लाख जो उनका ईपीएफ माना था वो हटा दे तो इनको करीब करोड़ सवा करोड़ के आसपास आने में। स्टेप अप करने के अलावा एक ऑप्शन है 10%, ये करना चाह रहे हैं 15% कर लें, ही शुड बी एबल टू रीच हिज गोल्स। अदरवाइज स्कीम बेटर है। एक ही बदलाव, जस्ट इन केस ही वांट्स टू टेक अ स्लाइटली अग्रेसिव कॉल, one of the flexi cap he can convert into either of those fund houses mid cap fund, that should do well. ठीक है। शरद, अगला सवाल हम लेंगे रंजन का। और ये कह रहे हैं कि निवेश कर रहे हैं, कुल एसआईपी इनकी जारी है लगभग 5,000 रुपये की। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, स्मॉल कैप है और एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप भी है। 20 साल के लिए ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं और पराग पारिक में 1500 पर मंथ इनको शुरू भी करना है। क्या ये सही रहेगा, ये भी इनका सवाल है। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी है, एक और फ्लेक्सी कैप लेके क्या कोई खास फर्क पड़ेगा, क्या कहेंगे आप? कविता, मेरा अपना मानना है कि अगर कोई भी रिटेल इन्वेस्टर हो तो कोशिश करके कैटेगरी ऑफ फंड्स रिपीट नहीं करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। एंड एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप इज
as good, as bad, or like Parag FlexiCap or any other fund house FlexiCap, लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है, अच्छा फंड है। जो इनको 1500 रुपए बढ़ाने हैं, मेरा सजेशन है कि अगर ये तीनों एग्जिस्टिंग फंड में ही 500 रुपए एडिशनल बढ़ा लें रादर देन गोइंग इनटू एनी अनदर फंड, दैट विल बी वन ऑफ द बेटर ऑप्शंस। एंड उस तरह से ये चलाएं तो अच्छा है। अगर ये स्टेप अप कर पाएंगे तो करीब 60 से 65 लाख रुपए के आसपास पहुंचेंगे। नहीं कर पा रहे हैं स्टेप अप तो 35 से 40 लाख रुपए के आसपास आएंगे। लेकिन इनको कहीं ना कहीं बैठ के अपना सोचना पड़ेगा गोल क्या है, बिकॉज इन्होंने गोल अपना डिफाइन नहीं किया था। अगर मान लिया करोड़ है तो 20 साल के बजाय क्या ये 25 साल तक अपना गोल घसीट सकते हैं, या जब लमसम आए तो उसमें ऐड कर पाए, ये इनको अपने आप सोचना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा-सा प्लानिंग करें, क्योंकि 20 साल, 10 साल के लिए तो आप कह रहे हैं कि आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे कि अब बहुत दर्शकों के सवाल में ये पता चल रहा है कि वो रिटायरमेंट के बारे में शरद 40 के बाद सोच रहे हैं। शुरुआत उनकी भले ही 20,000 से हो रही है, 10,000 से हो रही है, लेकिन उनका गोल तो बहुत नज़दीक आ चुका है। यही निवेश अगर वो 30 साल की उम्र में कर लिए होते, 25 साल की उम्र में कर लिए होते, तो एक कम्फर्ट ज़ोन होती। कितना ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप गोल के नज़दीक आकर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं तो अपना निवेश जितना हो सके बढ़ाने की कोशिश करें। या कविता, आपने बिल्कुल सही कहा। सो आजकल जो नया कॉन्सेप्ट चला है फायर का, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली, उसके लिए हम सबको 20 से 25 साल पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 20 साल से चालू कीजिए इन्वेस्टमेंट या 40 साल से, बट आपको प्लान अपना जब भी एक माइलस्टोन के नजदीक है उसके 2-3 साल पहले तक का टारगेट करके कि आपका फाइनेंशियल जो आपको कॉर्पस चाहिए वो इकट्ठा हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आपको तय करना पड़ेगा। तो यू राइटली पुट इट इन द मैनर। चलिए, तो ये सलाह दी जा रही है। बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स दर्शक कर लेते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन कितना समय, क्योंकि आपको एसेट क्लास को परफॉर्म करने का समय भी देना होगा शरद। और ऐसे में हो ये रहा है कि बाजार की चाल तो कभी एक तरफा हो नहीं सकती ना, कभी लल पीरियड होता है, कभी बहुत तेजी का रुख होता है। देखिए एसआईपी से निवेश कर रहे हैं तब तो फिर भी ठीक है, एवरेज आउट हो रहा है, लेकिन डाइवर्सिफाइड है तब भी चलेगा, क्योंकि अगर इक्विटी नहीं चल रहा है तो बाकी एसेट क्लासेस में से जो है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए आप गोल के नज़दीक पहुंच रहे हैं। अगर केवल इक्विटी में किसी ने करके रखा हो शरद और ऐसे कम समय हो तो मामला फंस सकता है ना, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने 10 साल का लक्ष्य रखा है मान लीजिए, तो आप पूरे 10 साल इक्विटी में निवेश करेंगे शरद, है ना। तो आपको थोड़ा सा पैसा निकाल कर 2-3 साल पहले प्रिजर्व भी तो करना होगा अपना कैपिटल, और अपने गेन्स को प्रोटेक्ट भी तो करना होगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कविता, लेकिन अभी जिस तरह के केसेस की हम अभी बात कर रहे हैं, जहां से ये वार्ता निकली है, हमारे पास चॉइस ज्यादा है नहीं। हमारे पास दो सही ही बात है। चॉइस है। अगर हम असेट क्लास बदलेंगे, मान लीजिए हम डेट में चले गए या गोल्ड में चले गए, तो परफॉर्मेंस ऊंचा नीचा होगा, डेट में रिटर्न्स कम आएंगे, कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगी। सो अभी या तो कम कंपाउंडिंग लीजिए, या तो एक रिस्क लेके कि शायद हो सकता है 10 से 12 साल में ज्यादा कंपाउंड हो। जनरली लार्ज कैप मिड कैप फंड में 5 से 7 साल में साइकिल होती है। एसआईपी में इट शुड डू वेल। सेक्टर फंड में इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। स्मॉल कैप कैन बी स्लाइटली मोर वोलेटाइल, बट मेरे अपने अनुभव से अगर 10 से 15 साल का आपका साइकिल है, इक्विटी विल आउट परफॉर्म डेट एंड बैलेंस फंड्स विल आउट परफॉर्म डेट अलोन। सो वो कैटेगरी के हिसाब से आप कर सकते हैं। रिस्क कितना किसका है कविता, ये इंडिविजुअल, इनको एक एडवाइजर की मदद लेनी चाहिए जो इनको थोड़ा कायदे से और हैंड होल्डिंग कर पाए, एंड उसके साथ ये आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, आखिरी सवाल शो पर हर्ष का लेंगे। मुंबई से सवाल भेजा है। 3 करोड़ 15 साल में इनका लक्ष्य है, और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, टाटा का स्मॉल कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, 10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है और 15,000 रुपये का इनको निवेश करना है। और 15,000 रुपये के लिए क्या नया फंड लेना होगा या एग्जिस्टिंग फंड्स में ही पैसे लगाए जा सकते हैं, और क्या ये वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है या नहीं। अगेन मेरे ख्याल से आप वही बात हाईलाइट करेंगे जहां पर कैटेगरी ऑफ फंड्स रिपीट हो रहा है। मेरे ख्याल से और डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, क्या कहेंगे शरद। कविता बिल्कुल ठीक है। सो पहले हर्ष, आप एक संतुष्टि की बात आपके लिए अच्छी खबर है कि आप अपने लक्ष्य करीब 3 करोड़ करंट एलोकेशन से भी पहुंच जाएंगे, और 15,000 आप और करना चाहते हैं। और दूसरा, आपके पास एक क्वेश्चन जो है, करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू ऑलरेडी 16 लाख रुपए है। अगर आप
15 साल के लिए उसी को रखेंगे तो वही 1 करोड़ के ऊपर हो जाएगा, अज्यूमिंग कि 12 से 14% का रिटर्न है, तो एक क्वेश्चन वो भी आपके पास है। मेरा अपना मानना है इसमें जो आपका मिसिंग पीस है, एंड यू कैन डिसाइड आप, बिकॉज़ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, आपको एक ही चीज़ इनपुट दे सकते हैं कि इसमें आपका एक स्मॉल कैप एक्सपोज़र बढ़ाना है, बढ़ा लीजिए, या मल्टी एसेट फंड बढ़ाना है, वो कर लीजिए, या प्योर लार्ज कैप, बिकॉज़ आपका फ्लेक्सी कैप में अगर आज की तारीख में देखें तो सारे फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप बायस हैं। तो करंटली अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली आपका 50% एक्सपोज़र जो जा रहा है ₹20,000 का, वो लार्ज कैप बायस फंड्स में जा रहा है। या तो आप खुद डिसाइड कर लें कि आपको स्मॉल, मिड और लार्ज कैप में एक्सपोज़र लेना है, अपने आप मैनेज करें, या फिर आप पूरी तरह फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दें। तो अगर आपको पूरी तरह फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ना है तो आप 55,000 की एसआईपी आज करना चाहते हैं, 2 या 3 फंड लें, फ्लेक्सी कैप उसमें छोड़ दें। अदरवाइज़ आप खुद अगर बना रहे हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, देन फ्लेक्सी कैप थोड़ा आउट ऑफ द प्लेस लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर खुद ही मैनेज कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि कैटेगरीज पर ध्यान दिया जाए और डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि दर्शक समझते हैं। अब बारी आती है थोड़ा सा एक कदम और बढ़ने की। और अगर आप सेम कैटेगरी के फंड्स ले भी रहे हैं तो एक प्रो टिप यहाँ पर ये होगा कि ज़रा उस फंड के एलोकेशन को भी देख लीजिए कि वो जो फंड हैं, मान लीजिए 2 फंड ले रखे हैं एक ही कैटेगरी के, तो वो कहाँ निवेश कर रहे हैं। तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप जैसी कैटेगरीज में अक्सर निवेश जो है वो काफ़ी रेपिटेटिव होता है। एलोकेशन और एक्सपोजर अमाउंट थोड़ा सा हो सकता है परसेंटेज वाइज ऊपर नीचे हो, बट अदरवाइज डुप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितनी हो रही है, ओवरलैप कितना हो रहा है, वो आप खुद ही समझ जाएंगे। पर इसी तरह के नुस्खे हम आगे भी दर्शकों को देते रहेंगे। शरद, आपने आज पार्टिसिपेट किया शो में, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद कविता। चलिए, इसी के साथ बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को भी हम यहीं रोकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये शो आपका शो है। जब मैं कह रही हूँ आपका शो है, मतलब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर सवालों के जवाब दिए जाते हैं, इंश्योरेंस से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि आप जितना जल्दी हो सके अपने लिए फाइनेंशियल रणनीति तय करें, और सही रणनीति और सही एक्सपोजर्स के साथ, इन्वेस्टमेंट्स के साथ शुरू करें। और इसी के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो अपने सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए, यूट्यूब पर भी लाइव देख सकते हैं और अपने सवाल भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।